जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद ज्ञान में। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी की क्लासेस आ रही हैं बैक टू बैक, उसमें ही अब मैं अगली क्लास लेकर आया हूं नंबर 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने आपको जो क्लासेस कराई हैं उसमें मतलब सारा कुछ बता दिया है। मैंने अब तक स्वर के बारे में मैंने सारा बता दिया है आपको। आज क्लास में करा रहा हूं व्यंजन को। व्यंजन को लेकर किसको? व्यंजन की क्लास। ये क्लास होगी आपकी व्यंजन की। अच्छा, व्यंजन को भी कई रूप में बांट रखा है, वो मैंने आपको संक्षिप्तीकरण में बताया था वर्णमाला की, उसमें कौन कौन सा बांट रखा है। जैसे मैंने बांटा व्यंजन को स्पर्श स्पर्श व्यंजन, जिनको ही वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन। उस व्यंजन के बाद आपके थे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त के बाद थे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या थे बच्चों? उत्क्षिप्त व्यंजन। इनमें बटा हुआ था व्यंजन हमारा। अब देखिए, पहले हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन को, फिर उसके बाद पढ़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन को। किसको पढ़ेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन को। फिर उसके बाद जो बाकी बचेंगे फिर पढ़ेंगे हम इन व्यंजनों को। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं संयुक्त व्यंजन। मैं लेता हूं संयुक्त व्यंजन। देखिए, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 4। संयुक्त का मतलब देखो बच्चों, ये होता है किसी से युक्त होकर बनना, मतलब किसी से मिलकर बनना। उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त। यानी कि कई सारे, जैसे कुछ वर्ण मिलकर एक नए वर्ण की उत्पत्ति करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त। ऐसे ही ये संयुक्त व्यंजन, वर्णमाला में भी हमारे संयुक्त व्यंजनों की चर्चा है। कितने? 4 संयुक्त व्यंजन पाए जाते हैं वर्णमाला के अंदर। कितने व्यंजन है? 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं आपके? 4। मैं बताऊंगा वो कौन कौन से वर्ण से मिलकर बने हैं और उसमें कितने स्वर आते हैं और कितने व्यंजन आते हैं। ठीक है बच्चों, कितने हैं आपके? 4। देखिए, एक संयुक्त व्यंजन को बनाने के लिए कम से कम 2 व्यंजन तथा 1 स्वर की आवश्यकता होती है। कितने बच्चों? 2 व्यंजन तथा 1 स्वर की आवश्यकता होती है। देखिए बच्चों, संयुक्त व्यंजन में संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन तथा 1 स्वर होता है। 2 व्यंजन तथा 1 स्वर होता है। क्या है बच्चों? 1 स्वर होता है। संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन होंगे आपके तथा 1 स्वर होगा, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये 2 व्यंजन तथा 1 स्वर से मिलकर बने होते हैं। 2 व्यंजन तथा 1 स्वर से क्या है? मिलकर बने होते हैं। संख्या कितनी होती है इनमें? 4। कितनी संख्या होती है? 4। नंबर 1 कौन सी होती है? 6। फिर होती है आपकी त्रय, फिर होती है जय, जिसको ज्ञा पढ़ते हैं सब, फिर होती है श्रेय। क्या क्या होती है? 6, त्रय, जय और श्रेय। ठीक है बच्चों, देखो अब ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? मैं बोलता हूं, देखिए इसे जब इसका बड़ विच्छेद करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम बड़ विच्छेद करेंगे इसका क में, फिर उसके बाद श में। किसमें? स में। यहां तक बड़ विच्छेद कर लिया, फिर उसके बाद तय का करेंगे हम, त्रय का करेंगे तय में,
और फिर उसका रे में। क्या करेंगे? रे में। फिर उसके बाद करेंगे जिया का जे में, फिर करेंगे इया में। ठीक है, इया। फिर करेंगे श्रेय का शे में, और फिर इसके बाद रे। फिर उसके बाद रे। क्या कर दिया हमने? रे। देखिए बच्चों, शुरुआत में हमने करा छह का करा के में और शे में, त्रे का ते में और रे में, जिया का जे में और या में, श्रेय का शे में और रे में। इसको आगे भी और हम बढ़ विच्छेद इसका कर सकते हैं, मतलब आगे और तोड़ सकते हैं। जैसे हमने से को तोड़ेंगे, अगर से का बढ़ विच्छेद करेंगे तो से प्लस ए, से प्लस ए। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो ए होता है हमारा, वो व्यंजनों का क्या है? उच्चारण यानी उच्चरित करने में क्या होता है? सहायक होता है। तो प्रत्येक व्यंजन के यदि उसके नीचे हलंत लगा हुआ नहीं होता तो आपको प्रत्येक व्यंजन के अंदर क्या मिलेगा? आपका छोटा आ। क्या मिलेगा? छोटा आ। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एक शय मिलेगा और एक मिलेगा आपका छोटा आ। तो इसको और किस में तोड़ सकते हैं? हम इसके नीचे लगा देते हैं हलंत, हलंत के बाद आगे लिख देते हैं हम ए। ऐसी इसमें देखिए, इसमें हलंत लगा हुआ नहीं है, जब इसके नीचे हलंत लगाएंगे तो फिर किस चीज में टूट जाएगा? ये छोटे ए में। उसके बाद या में हलंत लगाएंगे, ये किस चीज में छूट जाएगा? छोटे ए में। किस में टूट जाएगा? छोटे ए में। उसके बाद इसमें भी हलंत लगाएंगे, क्या आ जाएगा? छोटा आ। ये क्या आ जाएगा? छोटा आ। तो देखिए बच्चों, मैंने तोड़ा, चारों को तोड़ा संयुक्त व्यंजन के अंदर। छह को के में, शे में और ए में, त्रे को ते में, रे में और ए में, ज्ञा को जे में, या में और आ में, श्रेय को शे, रे, फिर ए में। ठीक है बच्चों, यहां तक तोड़ दिया मैंने इसको। के, खेस, के, ते से। हाँ देखिए बच्चों, अब आपको देखा होगा, आपने इसका कहीं उच्चारण मतलब स्थान पढ़ा होगा। जैसे हमने कहा कंठ से होता है कुछ उच्चारण, स्थान क्या होता है? कंठ से किया, तालब्य से किया, मूर्धा से किया, उसका इनका कंठ स्थान क्या होगा? तो आप कैसे बताएंगे इसका कि इनका उच्चारण स्थान कहां कैसे होगा? कैसे बताएंगे बच्चे? देखो, उच्चारण स्थान जो पढ़ाऊंगा मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, सारा व्यंजन खत्म करने के बाद जो है क्या कराऊंगा, उनके साथ साथ ही उच्चारण स्थान करा दूंगा। आपके उंगलियों पर अट जाएंगे, वो उंगलियों पर अट जाएंगे, बस 2 लाइनों के वो होंगे, उनमें ही सारा कुछ लिखा हुआ होगा कि किसका उच्चारण स्थान, आपका स्वर का उच्चारण स्थान कहां से होता है, व्यंजन का उच्चारण स्थान कैसे होता है और संयुक्त का कैसे होता है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, जैसे का है, का का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। का का क्या होता है? कंठ। फिर प्लस शय का क्या होता है? मूर्धा। शय का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। शय का क्या होता है बच्चों? मूर्धा। और फिर ए का क्या होता है? ए का भी होता है बच्चों कंठ। ए का भी होता है कंठ। तो अगर इसका उच्चारण स्थान आप पूछते हैं, मतलब इसका जब उच्चारण करेंगे तो किस चीज से हो जाएगा? एक तो कंठ, मूर्धा, फिर कंठ। कंठ, मूर्धा, फिर कंठ। क्यों? क्योंकि कै का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठ। शय का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? मूर्धा। और आपका ए का कौन सा उच्चारण स्थान होता है? वो होता है कंठ। ठीक है बच्चों, संयुक्त व्यंजन समझ में आ गया? मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप लोग जो है नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संयुक्त व्यंजन में यही था, इससे आगे कुछ नहीं है। इससे आगे बात करेंगे उच्चारण स्थान में। अब देखिए बच्चों, संयुक्त व्यंजन के बाद मैंने आप लोगों से बोला था कि अब मैं उसके बाद कराऊंगा आपको उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से? उत्क्षिप्त व्यंजन। देखिए बच्चों, इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन कराता हूं मैं आपको। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 2। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 2। कितनी होती है? 2। उत्क्षिप्त व्यंजन को ही हम ताड़न जात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताड़न जात। इनको ताड़न जात भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ताड़न जात भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का जब मैंने, उत्क्षिप्त को जब मैंने तोड़ा, उत प्लस किस चीज में तोड़ा मैंने? क्षिप्त में। उत प्लस क्षिप्त। उत का मतलब क्या होता है?
किसी भी चीज का उठना, यानी जीवा का किसी भी चीज का उठना। उठना, उत का मतलब होता है उठना, किसी भी चीज का उठना। वही क्षिप्त का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का शीघ्रता से, मतलब बहुत तेजी से क्या है, नीचे गिरना। किसी भी चीज का शीघ्रता से या फिर तेजी से नीचे गिरना। शीघ्रता, शीघ्रता या तेजी से, या तेजी से नीचे गिरना, तेजी से नीचे गिरना। तो देखिए, किसी चीज को आपने उठाया, उठाने के बाद उसे गिराया। किसी चीज को आपने उठाया, उठाने के बाद फिर क्या करा, उसे गिराया। मतलब आप किसी को उठाते हैं और उठाकर गिरा देते हैं, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, मतलब किसी चीज को आपने फेंक दिया। किसी चीज को क्या कर दिया आपने, फेंक दिया। तो वही उत्क्षिप्त का जो अर्थ निकल कर आता है वो क्या आता है बच्चों, फेंकना। क्या आता है निकलकर, फेंकना। क्योंकि उत का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उठाना, और क्षिप्त का मतलब क्या होता है, शीघ्रता से उसे गिराना, शीघ्रता से उसे गिराना। तो वहीं पर क्या हो गया इसका अर्थ, फेंकना से। किस चीज से अर्थ हो गया इसका, फेंकना से। ठीक है बच्चों, नोट करना है, यहां तक कर लें। देखिए अब मैं इसकी परिभाषा बताता हूं आपको। जैसे आपने यही बताया, देखो उठना और शीघ्रता से नीचे गिरना, इससे ही इसकी परिभाषा बनेगी। अब देखो, इससे देखिए, जैसे किसी भी चीज को आपने नीचे गिराया और किसी भी चीज को एकदम उठाया फिर उसे नीचे गिरा दिया। तो वैसे ही बताता हूं, इनका उच्चारण करते समय, इनका उच्चारण करते समय जीवा, जीवा मूर्धा पर, जीवा मूर्धा पर जाकर लगती है, तथा जाकर लगती है, तथा शीघ्रता से, मतलब शीघ्रता मतलब बच्चों, शीघ्रता या फिर तेजी से, शीघ्रता या फिर तेजी से नीचे आती है। तेजी से क्या है, तेजी से नीचे आती है। वहां क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। वहां क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। जब तेजी से नीचे आती है, ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई तेजी से, तो उसको क्या बोलते हैं, जाकर कहां लगी है, मूर्धा पर जब टच हुई। क्या हुई, मूर्धा पर टच। ये दांतों के पीछे का स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है बच्चों। ठीक है, मूर्धा पर जब जाकर टच होती है तो जल्दी से नीचे आती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त। उसको क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, देखा देखिए बच्चों, इनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। जैसे कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, डे और ढे से। किससे हुई है, डे और ढे से। तो देखिए ये होते हैं नुक्ता रहित, और ये हो जाते हैं डे और ढे। यानी कि जब धीरे से बोलते हैं हम डे और ढे, तो इनको बोलेंगे तो जो हमारी जीभ है वो कहां जाएगी, तालु पर। और जब इसको हम उच्चारित करेंगे डे और ढे तेजी से, तो वो कहां टच करेगा, मूर्धा पर। तो वो क्या हो जाएगा आपका, नुक्ता सहित, नुक्ता सहित, नुक्ता सहित। देखिए एक जगह इन्होंने क्या है, नुक्ता रहित, वही वर्ड नुक्ता रहित ने, और दूसरी जगह क्या है, नुक्ता सहित। यानी कि नुक्ता सहित ये है, ये बिंदी जो इनको नुक्ता सहित ही बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हुआ आपका, द्विगुण। इसने कैसी, दो तरीके की, दो प्रवृत्ति का पालन किया यहां पर। तो ये क्या, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, द्विगुण। इसको क्या बोल देते हैं हम, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन भी बोल देते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये डे अडे ये क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन। क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन। देखिए जैसे डे, डे को आपने पढ़ा अडे, डे को क्या पढ़ा, अडे। ये किससे बना है, इससे ही बना है। फिर डे को क्या पढ़ा, अढ़े, ढे को अढ़े, ढे को पढ़ा अढ़े। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया, ये दो रूप में काम कर रहा है, एक डे में और एक अढ़े में। ठीक है, तो इनको क्या बोल देते हैं हम,
द्विगुण व्यंजन। क्या बोल देते हैं? द्विगुण व्यंजन। वहीं पर देखिए इसकी उत्पत्ति, इस वाले वर्ड की उत्पत्ति कौन से वर्ड से हुई है आपकी? डैश है। किससे हुई है? कौन से वर्ड की? डैश है। तो इसलिए इनको विकसित व्यंजन भी कहते हैं। विकसित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकसित व्यंजन भी कहते हैं। बच्चों अभी थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, जिसलिए मैंने वीडियो रोकने के लिए बोला, क्योंकि मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा पसीना आ गया था। ठीक है बच्चों, देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कुछ शब्द लिखकर दिखाता हूं आपको। जिसे मैंने लिखा बच्चों लड़का, मैंने लिखा लड़का, मैंने क्या लिखा इसमें? लड़का लिखा। ठीक है, लड़का लिखा। तो यहां पर देखिए लड़के के नीचे नुक्ता लगा हुआ, यानी कि एक बिंदी लगी हुई है। उसके बाद मैंने दूसरा लिखा, जैसे लिखा मैंने ढक्कन। मैंने क्या लिखा? ये दूसरा लिखा ढक्कन। तो ये दो शब्दों में हो गया। किसमें हो गया? यहां पर बिना उसके है नुक्ते के, और यहां पर नुक्ते के साथ है। तो ये क्या हो गया आपका? दो रूपों में क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है। तो इसलिए इसे द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, और एक से इसकी उत्पत्ति दूसरे की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसको विकसित भी बोलते हैं। देखिए जैसे अब मैंने बता दिया, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर बिंदी नहीं आई है इसमें। और देखिए बच्चों ये हो गया लड़का। इसमें क्या है? देखिए इसमें जैसे ये है रा, इसका ले लो। देखिए जैसे मैंने लिया डाली, मैंने क्या लिख दिया? इसका डाली लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? इसका डाली। तो यहां पर क्या है? ये डा है बिना बिंदी के, और यहां पर क्या है? लड़के में इसकी बिंदी लगी हुई है। देखिए मैं दोबारा लिख देता हूं बच्चों, ये हुआ लड़का, और फिर उसके बाद यहां लिखा मैंने डाली। क्या लिखा मैंने? डाली लिख दिया। यहां बिंदी लगी हुई है इस पर, यहां बिंदी लगी हुई है, और यहां क्या है? इस पर बिंदी लगी हुई नहीं है। यहां क्या है? इस पर बिंदी लगी हुई नहीं है। ठीक है, ये डा पढ़ा जा रहा है, अड़े पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है? ये अड़े पढ़ा जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब जब ये अड़े पढ़ा जा रहा है, तो इसीलिए ये दो रूपों में प्रयुक्त होते हैं। तो इनको क्या बोल देते हैं हम? द्विगुण। क्या बोल देते हैं? द्विगुण, जो मैंने अभी बताया। अब इसकी उत्पत्ति जो है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? इस वाले डे से हुई है। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम? विकसित। यानी इसका विकास किससे हुआ? इसका विकास किससे हुआ? ठीक है बच्चों, पता चल गया। देखो अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर बिंदी क्यों लगी हुई है इसमें, और यहां पर बिंदी लगी हुई क्यों नहीं है। इसके भी 5 रीजन है, 5 कारण है। 5 कारणों में जो है ये आता है, 5 कारणों में ये नहीं आएगा। वो 5 कारण कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आगे बढ़ते हैं। पहला है इसका, इन वर्णों से किसी शब्द की इन वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। शुरुआत क्या है? नहीं होती है। देखिए जैसे अभी मैंने ढक्कन लिखा था, वो मैं इसमें लिख देता हूं। पहले शब्द ये लिख देता हूं ढक्कन। तो ढक्कन कैसे पढ़ा होगा आज तक आपने? ये ही लिखा हुआ पढ़ा होगा कि ढक्कन ऐसे ही लिखा जाता है। कभी भी ढक्कन ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्क्षिप्त व्यंजन से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। उत्क्षिप्त व्यंजन से क्या? किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। वही देखो ये पहला हो गया आपका। अब देखते हैं दूसरा। क्या देखते हैं? अब दूसरा देखते हैं। बच्चों देखो हमारी वीडियो बार बार पॉज हुई मिलेगी इसमें। इस बीच में थोड़ा सा ऐसा है कि हमारे जस्ट बराबर में एक मस्जिद है, मस्जिद में नमाज होती है, तो नमाज की आवाज थोड़ी तेज हो जाती है, तो इस वजह से हम वीडियो अपनी पॉज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पहले में लिख लिया, अब दूसरे में देखते हैं हम। क्या देखते हैं? दूसरा देखते हैं। कहीं भी यदि द्वित्व व्यंजन होगा, कहीं भी द्वित्व व्यंजन होगा, तब वहां
उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आया, उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आया, उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आएगा। देखिए जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मैंने लिखा गुड्डू, क्या लिखा मैंने, गुड्डू लिखा। देखिए यहां पर मैंने गुड्डू लिखा, तो ये गुड्डू लिखा है, अगर मैं इसके नीचे हलंत लगा देता हूं तब ये गुड्डू क्या है, ठीक है। यदि मैंने ऐसे गुड्डू लिख दिया, इसके नीचे उत्क्षिप्त वाला लगा दिया, तब ये क्या हो जाएगा, गलत। तब क्या हो जाएगा, ये गलत। वैसे मैं लिख देता हूं लड्डू, मैंने लिख दिया लड्डू। यदि मैं ऐसे लड्डू लिखता हूं और इसके नीचे हलंत लगा देता हूं, तब ये क्या हो जाएगा बच्चों, सही। यदि मैं इसके नीचे लड्डू लिखता हूं और यहां पर मैंने उत्क्षिप्त व्यंजन लगा दिया, तब ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत। तब क्या हो जाएगा ये बच्चों, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझे। द्वित्व व्यंजन, देखिए द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, जो सेम व्यंजन होते हैं, जो क्या होते हैं, सेम व्यंजन। जैसे ये आया डे डे, इनको क्या बोलते हैं हम, द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, आपका दे दे आ गया साथ में, ये भी क्या हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन यानी कि दो समान वर्ण, दो समान वर्ण यदि साथ आते हैं तो वो क्या होते हैं, आपके द्वित्व व्यंजन होते हैं। जिसमें पहला वर्ण जो होगा, पहला वर्ण जो होगा आपका, वो होगा स्वर रहित। क्या होगा, स्वर रहित, यानी कि उसके साथ कोई भी स्वर नहीं होगा। और वही दूसरा देखते हैं, जो दूसरा वो आएगा द्वित्व व्यंजन में, जो दूसरा वर्ण आएगा, तो वो कौन सा होगा आपका, स्वर सहित। क्या होगा, स्वर सहित, स्वर सहित, यानी कि उसमें क्या होगा, स्वर लगा हुआ होगा। जैसे देखिए, आप इसका दे के नीचे हलंत लगाया मैंने, तो इसमें कोई भी स्वर नहीं है, इसमें स्वर क्या है, स्वर नहीं है। वही मैंने दा को देखा, अगर दा का मैं वर्ण विच्छेद करता हूं, दा प्लस ए में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्वर। ये क्या हो गया आपका, स्वर। तो मैंने वही बताया आपको, पहला जो इसमें वर्ण होगा वो क्या होगा, स्वर रहित होगा, और जो दूसरा वर्ण होगा द्वित में, वो क्या होगा, स्वर सहित होगा। ठीक है बच्चों, मैंने दो वो कराया आपको, एक लड्डू कर गुड्डू कराया और दूसरा मैंने लड्डू बताया। अगर इनके अगर दो आए हैं, अगर द्वित व्यंजन आए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, उत्क्षिप्त का यूज नहीं करेंगे, यानी उत्क्षिप्त का प्रयोग जो है वो क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। देखिए बच्चों, नंबर 3 पे क्या होगा, नंबर 1 पे क्या था, किसी भी उत्क्षिप्त व्यंजन से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। वहीं पर द्वित व्यंजन आते हैं तो क्या होगा, वहां पर उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आएगा। यदि हम तीसरा देखते हैं, किसी भी शब्द के ऊपर यदि अनुस्वार आता है, किसी भी शब्द के ऊपर, किसी भी शब्द के ऊपर यदि अनुस्वार आता है तो बार बार देखिए बच्चों, क्या होता है, किसी भी शब्द के ऊपर किसी भी शब्द के ऊपर यदि अनुस्वार आता है तो, अनुस्वार आता है तो उत्क्षिप्त व्यंजन का, उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। क्या होगा, उत्क्षिप्त व्यंजन का जो प्रयोग है वो नहीं होगा। देखिए जैसे मैंने लिखा चंडीगढ़, जैसे मैंने लिखा चंडीगढ़, चंडीगढ़, अगर मैंने चंडीगढ़ ऐसे लिख दिया तो मैंने क्या कहा, किसी भी वर्ड के ऊपर, मतलब किसी जो भी शब्द आया है उसके ऊपर यदि अनुस्वार है, उसके ऊपर क्या है, यदि अनुस्वार है, उसके ऊपर क्या है, अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद यदि डे या ढे में से कोई सा भी व्यंजन आता है, डे या ढे में से कोई सा भी व्यंजन आता है, तब वहां डे या ढे आएगा, ना कि उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या होगा, डे और ढे आएगा, ना कि उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन का मतलब जो उसके नीचे बिंदी लगी होती है वो व्यंजन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ को आप कैसे लिखेंगे,
चंडीगढ़ को आप इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस तरह से। और देखिए इसमें एक चीज और है, यहां पर ये उत्क्षिप्त व्यंजन आया हुआ है, यहां क्या ये उत्क्षिप्त है, ये क्या है? उत्क्षिप्त है। तो अनुस्वार जिसके ऊपर, जिस शब्द के वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा है, तो उससे अगला यदि इन दो वर्डों में से कोई सा है तब ही उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आएगा, अगर उसके बाद कोई है तो उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? आ जाएगा, यदि ये सारी शर्तें फॉलो नहीं करता तब। जैसे कि मैंने बताया आपको, इसकी शुरुआत नहीं होगी, लास्ट में है, ठीक है। इसके ऊपर अनुस्वार नहीं होना चाहिए, नहीं है अनुस्वार। कोई भी इंग्लिश शब्द नहीं होना चाहिए, ये वो भी नहीं है, ठीक है। बाकी एक और बता रखा मैंने ऊपर, वो फॉलो करता है, जैसे डबल आ जाता है, वो भी नहीं है। तो क्या आ जाएगा इसमें? इसके नीचे उत्क्षिप्त व्यंजन आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, आपने जैसे लिखा नीदरलैंड, लिख लो बच्चों। क्या लिखते हैं? नीदरलैंड। क्या लिखा? नीदरलैंड। अगर नीदरलैंड लिखा तो हमने ऐसे अगर लिखा है नीदरलैंड, तो नीदरलैंड क्या है? ये सही। यदि मैं ऐसे लिख देता हूं इसे, नीदरलैंड, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ये क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि मैंने आपको बताया है, यदि किसी के ऊपर, किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार आ जाए और उसके तुरंत बाद ड या ढ हो, तो वो ड और ढ ही रहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया आपको, ठीक है। ये ड और ढ ही रहेंगे, ना कि उत्क्षिप्त व्यंजन। इसको क्या कर दिया हमने? गलत। ये क्या हो गया आपका? गलत। देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, तीसरा हो गया हमारा। अब देखते हैं हम चौथा। अब देखते हैं हम चौथा। चौथा क्या होता है बच्चों? देखो चौथा क्या होता है, यदि किसी शब्द में, किसी उपसर्ग शब्द में, किसी भी शब्द को लिखते समय उसमें उपसर्ग आ जाता है, उपसर्ग के तुरंत बाद यदि ड या ढ हो जाता है, तब क्या होगा? वहां पर उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं होगा। क्या होगा? उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं होगा। जैसे मैं लिखता हूं, यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में, किसी शब्द में उपसर्ग आ जाता है, तो उपसर्ग आ जाता है तो उत्क्षिप्त व्यंजन, तो उत्क्षिप्त व्यंजन, तो उत्क्षिप्त व्यंजन, मत रोको, तो उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आता है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? नहीं आता है। जैसे मैं लिखता हूं निडर, मैंने लिखा बच्चों निडर, निडर ये सही है, मैंने लिखा फिर निडर, ये क्या है? गलत। क्यों है ये गलत? जैसे मैंने इसको तोड़ा नी प्लस डर में, नी प्लस डर में, नी क्या है आपका? उपसर्ग। नी क्या है आपका? उपसर्ग। नी क्या है बच्चों आपका? उपसर्ग। और मैंने आपको बता रखा है, यदि किसी शब्द में उपसर्ग आ जाता है तो उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आता। तो उसके साथ, तो उसके साथ, तो उसके साथ उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आता है। देखिए जैसे निडर में क्या आया? नी क्या है आपका? उपसर्ग, और डर क्या है आपका? एक शब्द है। क्या है? एक शब्द है। तो यहां क्या आएगा आपका? उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आएगा। तो सही कौन सा होगा आपका? ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5, नंबर 5 क्या होगा? नंबर 5 क्या होता है? यदि किसी भी हिंदी, इंग्लिश के वर्ड को हम हिंदी में लिखते हैं और वहां पर ड या ढ आ जाता है, तब क्या होगा? हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन का यूज नहीं होगा। जैसे कि मैं लिखता हूं, यदि अंग्रेजी शब्द को, अंग्रेजी शब्द को हिंदी में लिखते समय, लिखते समय ढ और ड में से कोई भी वर्ण आए, कोई भी वर्ण आए, तो उनको उत्क्षिप्त
में उच्छिप्त में नहीं लिखते हैं। क्या है? नहीं लिखते हैं। देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या है? यदि जब हम अंग्रेजी वर्ड लिख रहे हैं, कोई अंग्रेजी वर्ड को हिंदी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी वर्ड को क्या कर रहे हैं हम? हिंदी में लिख रहे हैं। जब हमने अंग्रेजी वर्ड को हिंदी में लिखा तो क्या होना चाहिए? जो अंग्रेजी वर्ड है उसके बाद डे या ढे आता है, डे या ढे आता है, तब क्या होगा? उसमें उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं उसमें? जो हमारे व्यंजन है, कौन से? डे और ढे वाले व्यंजन। जैसे मैंने लिखा बच्चों, आज तुम क्लास में करवा दी जो कराओ, ठीक है। बोर्ड, क्या लिख दिया बच्चों मैंने? बोर्ड लिख दिया। क्या लिख दिया? बोर्ड लिख दिया। जब मैंने ये बोर्ड लिखा बच्चों, क्या लिखा मैंने? ये बोर्ड लिखा, तो ये बोर्ड क्या है? सही है। ये बोर्ड क्या है? सही है। यदि इसमें हम अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो ये क्या हो गया? गलत। क्यों हो गया गलत? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अंग्रेजी शब्द को यदि हम हिंदी में लिखते हैं तो फिर क्या, यदि अंग्रेजी शब्द को हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या होगा? देखिए बच्चों, हंसी मतलब, यदि बोर्ड है, बोर्ड क्या है? इंग्लिश का शब्द, क्या है? इंग्लिश का। लिख किस चीज में रखा हमने? ये हिंदी में। किस में लिख रखा है हमने? हिंदी में लिख रखा। किस चीज में? हिंदी में। तो मैंने बताया आपको, यदि अंग्रेजी का वर्ड हिंदी में लिखा हुआ हो और उसके साथ डे या ढे आ जाए तो वो स्वयं अपने जैसा रूप है डे और ढे में आएगा, उसके साथ कभी भी उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं आता। उत्क्षिप्त क्या है? उत्क्षिप्त जो है नहीं आएगा। उत्क्षिप्त क्या है? नहीं आएगा। उत्क्षिप्त क्या है? नहीं आएगा। ऐसे लिखा हमने स्टैंड। क्या लिखा हमने? स्टैंड। स्टैंड क्या है? इंग्लिश का वर्ड है। क्या है? इंग्लिश का। तो यहां पर भी स्टैंड ये वाला ठीक है। यदि मैं लिख देता हूं ऐसे इसको स्टैंड, इसको लिख दिया मैंने स्टैंड ऐसे करके, तो ये स्टैंड क्या हो जाएगा? गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्टैंड जो है वो इंग्लिश का शब्द है। लिख किस चीज में रखा है हमने? हिंदी में। शब्द है ये अंग्रेजी का। शब्द क्या है ये? अंग्रेजी का। लिख किस चीज में रखा है हमने? हिंदी में। लिख रखा है हमने हिंदी में। किस में लिख रखा है? हिंदी में। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि हिंदी अंग्रेजी के वर्ड लिखे हुए उसके साथ अगर डे और ढे आते हैं तो उत्क्षिप्त व्यंजनों का यूज नहीं होता। जैसे मैं लिख देता हूं, ए को लिख देता हूं मैं, जैसे कोड लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया बच्चों? कोड लिख दिया। क्या लिख दिया? कोड लिख दिया। यदि मैंने इसके साथ कोड लिख दिया और कोड को मैं ऐसे ना लिखकर कोड को मैं ऐसे लिखता हूं उत्क्षिप्त व्यंजन के साथ, तो ये कोड क्या हो गया आपका? ये गलत हो गया। और ये कोड क्या हो गया आपका? सही हो गया। क्या हो गया? सही। बच्चों आज की क्लास यहीं तक। ये जो हमारी टेक्निकल टीम है थोड़ी सी शरारती है, इन्होंने बहुत ज्यादा हंसी दिखाई है और बार बार क्लास रुकवाई है आज। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन के साथ। बच्चों कोई भी दिक्कत, अगर कोई भी परेशानी है हमारी इसमें आपको, वो कमेंट्स में बताएं। बाकी जैसा आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा वो हमें अपनी कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय हिंद साथियों।